न त्वहं कामये राज्यं न स्वर्गं न पुनर्भवं कामये दुख तप्तानां प्राणिनां आर्तिनाशनम। इस आदर्श को लेकर चलने वाले लोग इस दुनिया में बहुत कम पाए जाते हैं। इस चुनिंदा लोगों की सूची में जिस महान शख्सियत का समावेश होता है, ऐसे हमारे बापा जी। आयुर्वेद जगत में ये नाम किसी से अज्ञात नहीं है। उनके विद्यार्थी, जिन्हें प्यार से बापा जी कहकर बुलाते थे, ऐसे लोकप्रिय, साहसी, निडर, भावपूर्ण, विनम्र और स्पष्ट वक्ता ऐसे श्री बापालाल वैद्य, जिनके बिना आयुर्वेद और विशेषतः द्रव्य गुण परिवार हमेशा से ही अधूरा है। आज 17 सितंबर 2020 को बापालाल जी की 125वीं जन्म जयंती के अवसर पर द्रव्य गुण विभाग, सरकारी आयुर्वेद महाविद्यालय जूनागढ़ वैद्य बापालाल जी के जीवन पर आधारित इस डॉक्यूमेंट्री को रिलीज करता है। बापालाल जी के जीवन की ओर देखें तो 17 सितंबर 1896 के शुभ दिन पंचमहाल जिले के छोटे से कस्बे सणसोली में बापालाल जी का जन्म हुआ। पिता का नाम गड़बड़दास और माता का नाम इच्छाबा था। उन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा बड़ौदा से ली। बाल विवाह के बिल्कुल खिलाफ होने के बावजूद माता पिता की इच्छा के अधीन जड़ाऊबेन के साथ उनका विवाह हुआ, जबकि गृहस्थ जीवन का विधिवत आरंभ बाद में जाडेश्वर में हुआ था। उन्हें 2 संतान रत्न भी प्राप्त हुए थे, जिनमें पुत्र का नाम प्रफुल्ल भाई और पुत्री का नाम कुसुमबेन था। प्रफुल्ल भाई ने भी आयुर्वेद का अभ्यास कर आयुर्वेद की सेवा की और उनके पुत्र आनंद भाई ने भी इसी परंपरा को आगे बढ़ाया और आज भी वे सूरत शहर में अपने आयुर्वेद के ज्ञान से लोगों की सेवा में जुटे हैं। बापालाल जी जन्म से भले ही बनिया हो, लेकिन गुणों से ब्राह्मण और कर्म से क्षत्रिय थे। और वो समय ही कुछ ऐसा था कि उन दिनों में देश का हर युवा आजादी की लड़त में शामिल हुए बिना नहीं रह पाता था। यही कारण है कि वे देश प्रेम के रंग में पूरी तरह रंग चुके थे। व्यायाम प्रिय बापालाल जी छोटी सी उम्र में ही पुराणी मंडल की व्यायामशाला में जुड़ गए और इस तरह महान राष्ट्रवादी और अग्रिम स्वातंत्र संग्रामी पुराणी भाइयों के नजदीकी संपर्क में आए। शुरू में अरविंद घोष जी और बाद में महात्मा गांधी जी से प्रेरित होकर स्वातंत्र संग्राम के दौरान वे 2 बार जेल भी जा चुके थे। लेकिन आज बापालाल जी के जीवन के इस महत्वपूर्ण पहलू की बजाय हम उन्होंने आयुर्वेद के प्रति जो अपना योगदान दिया है, उसी की चर्चा करेंगे। बड़ौदा में अपना प्रारंभिक अभ्यास संपन्न करके पाश्चात्य चिकित्सा विज्ञान सीखने की इच्छा से वे मुंबई गए थे, लेकिन भगवान धन्वंतरि की इच्छा उनसे कुछ और ही करवाने की थी। मुंबई में फैले हुए इन्फ्लुएंजा पेंडेमिक संक्रमण के कारण उनको ये शिक्षा अधूरी छोड़कर वापस आना पड़ा। मुंबई से वापस आने के बाद पुराणी भाइयों ने उन्हें भरूच की प्राथमिक शाला में अध्यापन का कार्य सौंपा। इसके साथ साथ आजादी की लड़त के लिए आरोग्य का महत्व समझाते हुए छोटूभाई पुराणी ने उनका परिचय वैद्य श्री अमृतलाल पट्टणी से करवाया। उस समय वैद्य अमृतलाल पट्टणी भरूच के पास जाडेश्वर गांव में झंडू भट्ट की शाखा में वैद्य की प्रैक्टिस किया करते थे। इस प्रथम गुरु के सानिध्य में उनकी आयुर्वेद के प्रति इतनी रुचि बढ़ी कि पिता की इच्छा के विरुद्ध जाकर भी उन्होंने आयुर्वेद को ही अपना कर्म क्षेत्र बना दिया। मित्रों, आदर्श शिष्य कैसा होना चाहिए, ये समझना हो तो बापालाल जी के जीवन पर एक बार अवश्य दृष्टिपात करना चाहिए। वैद्य अमृतलाल पट्टणी जी से आयुर्वेद सीखने के लिए बापालाल जी जाडेश्वर में ही रहने लगे और कठोर परिश्रम का आरंभ किया। गुरु के साथ रोगी का उपचार करना, सुबह 10 बजे जाडेश्वर से भरूच तक 4 मील दौड़ते हुए अध्यापन कार्य करवाने जाना, शाम को व्यायामशाला में विद्यार्थियों को व्यायाम सिखाना और रात को वापस दौड़ते हुए जाडेश्वर आकर गुरु के पास अभ्यास के लिए जाना। संस्कृत और संहिता के कठिन श्लोक कंठस्थ करने का काम भी रास्ते में दौड़ते हुए ही किया करते थे। तदुपरांत प्रतिदिन 8-8 घंटे औषध कुटना, 4-5 शेर वटी बनाना और 12 घंटे संस्कृत और आयुर्वेद का अभ्यास करना, यही उनका 2 साल तक का नित्य क्रम था। द्रव्य गुण सीखने की शुरुआत उन्होंने विरजाचरण गुप्त की बंगाली निघंटु वनौषधि दर्पण सीखने से की, जिसके लिए सिर्फ 3 दिनों में ही बंगाली लिपि पढ़ना और लिखना सीख गए। गुरु शिष्य के बीच प्यारा सा रिश्ता होने के बावजूद बापालाल जी एक ही गुरु बनाने में नहीं मानते थे।
गुरु दत्तात्रेय की माफिक उनके भी अनेक गुरु थे। इन्हीं अलग अलग गुरुओं की शोध में वे जाडेश्वर से लिमड़ी, लिमड़ी से ढसा, बीच में आंख के अभ्यास के लिए 6 मास तक अहमदाबाद, इस तरह से घूमते रहे। इसी दौरान पोरबंदर स्टेट के प्रखर वनस्पति शास्त्री श्री जयकृष्ण इंद्रजी ठाकर के संपर्क में आए, जिनको बापालाल जी ने अपना गुरु बनाया। जयकृष्ण इंद्र जी भी अपने वनस्पति के ज्ञान को प्रदान करने के लिए आदर्श शिष्य की खोज में थे, जिसकी परिपूर्ति उन्हें बापालाल जी में हुई। बापालाल जी उनके साथ कच्छ और बरड़ा डूंगर जैसे अनेक जंगलों में वनस्पति परिचय हेतु घूमते रहे। आगे चलकर जयकृष्ण जी से प्राप्त इन्हीं ज्ञान का उपयोग उन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखने में किया। बापालाल जी ने गुरु प्रेम के चलते जयकृष्ण जी के जीवन पर एक पुस्तक भी लिखी थी और खुद प्रकाशित करवाई। इस तरह से अलग अलग जगह पर घूमते घूमते आखिर में बापालाल जी ने अपने कर्म क्षेत्र के रूप में हासोट गांव का चयन किया, जहां पर 19 साल के लंबे अरसे तक स्थायी होकर आयुर्वेद की सेवा की। इस दौरान वीर सावरकर की पुस्तक हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी का अनुवाद, निघंटु आदर्श, घरगथ्थु वैदक, दिनचर्या, अभिनव काम शास्त्र, न्याय वैदक जैसी पुस्तकें लिखकर प्रकाशित की, जिसमें वनस्पति का बृहद परिचय करवाती हुई निघंटु आदर्श आज के दिन भी द्रव्य गुण के विद्यार्थी एवं विशेषज्ञ के लिए मार्ग सूचक समान है। हासोट में उन्होंने आयुर्वेद प्रैक्टिस के उपरांत अध्यापन कार्य से अनेक वैद्यों को तैयार किया था। 1933 में पाटण के आयुर्वेद महाविद्यालय में निघंटु पढ़ाने के लिए अतिथि प्राध्यापक के रूप में नियुक्त हुए। 1937 में उन्होंने अपने चिकित्सालय की एक शाखा आणंद में भी शुरू की। हासोट निवास के बाद उन्होंने भरूच की ओर प्रस्थान किया। स्वामी आत्मानंद सरस्वती की इच्छा सूरत में आयुर्वेद महाविद्यालय बनाने की थी, जिसके प्रचार प्रसार हेतु उन्होंने बापालाल जी को सूरत बुलवाया और 2 जुलाई 1946 के दिन उच्छवलाल नाजर आयुर्वेद महाविद्यालय की स्थापना की, जिसके आचार्य पद का कार्यभार उन्होंने बापालाल जी को सौंपा। बापालाल जी ने इस पद को 31 अक्टूबर 1965 तक सुचारू रूप से शोभायमान किया। इस दौरान उन्होंने भिषक भारती नामक वैद्यकीय मासिक शुरू किया। आत्मानंद सरस्वती फार्मेसी का निर्माण एवं विकास किया। गुजरात यूनिवर्सिटी के आयुर्वेद फैकल्टी के डीन भी बने। 19 साल के लंबे अरसे तक बहुत सारे उतार चढ़ाव भी देखे और इनके बीच भी आयुर्वेद महाविद्यालय का अच्छे से विकास किया, जो आज तक कार्यरत है। उनका अध्यापन कार्य इतना आत्मीयता से भरपूर था कि उनके विद्यार्थी उन्हें प्यार से बापा जी कहकर बुलाते थे। आपका वैद्य श्री बापालाल जी के साथ जुड़ा हुआ कोई यादगार प्रसंग बताइए। बापालाल जी के साथ बहुत यादें हैं। सबसे पहले तो उनका परोक्ष परिचय कैसे हुआ वो बताऊंगा। सबसे पहले मैंने नडियाद के आयुर्वेद कॉलेज में आयुर्वेद के लिए एडमिशन लिया। उस वक्त मेरे मामा जी, जो आयुर्वेद के ज्ञाता नहीं थे लेकिन संस्कृत के बड़े ज्ञाता थे, उन्होंने मुझे एक किताब भेंट दी। उसका नाम था निघंटु आदर्श। और निघंटु आदर्श पढ़ने में मुझे इतना अच्छा लगा कि फर्स्ट ईयर में जब दैवगुण जैसा कोई सब्जेक्ट ही नहीं था, उस वक्त मैंने उसके दोनों भाग, जो बड़ा ग्रंथ है, दोनों भाग अच्छी तरह से पढ़ा। उससे फ़ायदा यह हुआ कि आयुर्वेद के सिद्धांतों, वनस्पति, वनौषधियों, वनों एवं दैवगुण में रुचि बढ़ी और आयुर्वेद को समझने की शक्ति मिली। उसके बाद कॉलेज की लाइब्रेरी में मुझे एक दूसरी पुस्तक मिली जिसका नाम था चाणक्य स्वाध्याय। उसे पढ़कर भी मैं बहुत अभिभूत हुआ। उसमें चाणक्य संहिता के बारे में, चाणक्य काल के अनेक पहलुओं के बारे में इतना सुंदर वर्णन है। मैं आज भी कह सकता हूँ कि ऐसा अनूठा ग्रंथ गुजराती के सिवा हिंदुस्तान की दूसरी किसी भाषा में नहीं है। तो ये दोनों ग्रंथ जो थे, उनको पढ़ने से आयुर्वेद के प्रति श्रद्धा बढ़ी, आदर सम्मान बढ़ा, लेकिन उसके साथ उसके लेखक, उसके प्रति मैं नतमस्तक हो गया। और देखो, उसी कॉलेज में पढ़ते हुए करीब 1975 की साल में बापालाल का किसी कारणवश नडियाद में आना हुआ
उस वक्त उनका कार्यक्रम ख़त्म होने के बाद स्टूडेंट के साथ, विद्यार्थियों के साथ एक वार्तालाप हुआ। हमारे उस वक्त प्रिंसिपल थे श्री भाई पटेल, उन्होंने स्टूडेंट के साथ थोड़ा वार्तालाप रखा। उसमें उनकी बातों के सुनने के बाद, उनका वनस्पति पोएम देखने के बाद मैं सहसा बोल पड़ा, सर जी अगर आपके पास थोड़ा समय है तो हमारे यहाँ नज़दीक में साइंस कॉलेज के एनसीसी के परेड ग्राउंड में एक वनस्पति है जो मुझे नहीं पहचानता हूँ मैं, और उसे जानने की बड़ी उत्सुकता है। अगर आप आए तो मुझे बताएं। हमारे प्रिंसिपल साहब ने बोला कि भाई इसके बापा जी के पास ज़्यादा समय नहीं है, आप उनको जल्दी वापस जाना है। लेकिन बापालाल ने कहा एक नई वनस्पति देख, कॉलेज का बॉटनिकल गार्डन है, उसको भी देखने में आपको बड़ा मज़ा आएगा। हम दोनों वहाँ साथ में गए, उनके साथ प्रिंसिपल साहब थे, दूसरे भी आदमी थे। तो एनसीसी के ग्राउंड में जो मेरे लिए अपरिचित वृक्ष था, उनका नाम उन्होंने बताया काइजेलिया पिनेटा, जो वनस्पति उस वक्त मेरे लिए बिल्कुल नई थी। आज भी वो एक्जोटिक प्लांट है, यानी परदेसी वनस्पति है, कई जगह अभी तो लगा हुआ है, लेकिन उसका हार्ड एकदम सख्त फल और लंबा फल देखने में सबको आकर्षित करता है, लेकिन उसका उपयोग पता नहीं होता है। उसके बाद हम जब बॉटनिकल गार्डन गए साइंस कॉलेज के, तो उसमें भी कई वनस्पतियाँ मुझे देखने को मिली, लेकिन ये जो प्रत्यक्ष परिचय था उससे वनस्पति प्रेम, दैवगुण के प्रति प्रेम और आयुर्वेद के प्रति प्रेम बढ़ा। तो ये प्रत्यक्ष मुलाकात थी। उसके बाद तो हम बाबालाल जी का एक प्रमुख पद के संदर्भ में एक अखिल भारतीय वनौषधि मंडल चलता है, तो उसमें कई बार वनस्पति शिविर होती थी, परिचय शिविर। तो सोनगढ़, जूनागढ़ आदि स्थलों में उनके साथ वनस्पति परिभ्रमण भी किया, जंगलों में घूमे, वनस्पति देखी और बहुत आनंद आया। तो ये प्रत्यक्ष परिचय था। उसके बाद एक और परिचय रहा, जब देवगुण में इतना इंटरेस्ट बढ़ा और भगवान की कृपा हुई, तो मैंने वहाँ के जामनगर के अनुस्नातक केंद्र में देवगुण के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन शुरू किया। उसमें एडमिशन भी मिल गया। तो उसमें एक विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में बापालाल जी का आना हुआ। उन्होंने उस वक्त हेड ऑफ डिपार्टमेंट शिव चरण ध्यानी जी थे, उनके अंडर में सब मेरा कार्य चलता था। लेकिन जो प्रवचन बापालाल जी ने वनस्पति पे दिया वो मुझे आज भी याद है। अमृता गुरुचि पे था। इतना सुंदर, इतना रोचक और इतना माहिती सभा प्रवचन उन्होंने दिया, और इतनी शैली इतनी अच्छी थी कि उसी वक्त मुझे उनके द्वारा उच्चारित किए गए श्लोक उसी वक्त मुखपाठ हो गए। आज भी वो याद है, जैसे घृतेन वातम सगुड़ा विबंधम पित्तम सिताड्या मधुना कफम च वातास्त मुग्रम रुबुतैर्युक्ता सुंठ्याम वातम समेत गड़ुचि। इसी तरह के जो श्लोक आयुर्वेद में देवगुण के संदर्भ में या अमृता के संदर्भ में थे, उनकी बहुत चर्चा हुई और उससे मुझे काफ़ी जानने को मिला। लेकिन ये प्रत्यक्ष परिचय के बाद हर कोई पुस्तक जो बापालाल जी का लिखा हुआ था मैं अचूक पढ़ता और उससे मुझे काफ़ी ज्ञान प्राप्त हुआ। तो ये है परिचय की बात। जो प्रत्यक्ष परिचय, परोक्ष परिचय कैसे हुआ वो बताता हूँ। उनके बाद जब मैं सर्विस में लगा एज ए प्रोफेसर से OH नाजा आयुर्वेद कॉलेज सूरत में देवगुण के प्रोफेसर के रूप में था, उस वक्त बापा जी की जन्म शताब्दी आई 1996 में। उस वक्त हम लोगों ने तय किया कि भाई कुछ बापालाल जी के स्मारक में कुछ किया जाए, जन्म शताब्दी है। तो वहाँ एक स्मारक व्याख्यान का आयोजन किया गया। हमारे उस वक्त के प्रिंसिपल श्री कन्हूभाई मावाणी थे। उनके निर्देशन में हमने कोशिश की कि अच्छा प्रवचन हो और वनस्पति पे प्रवचन हो, संदिग्ध वनस्पति के प्रवचन हो, ऐसा कुछ सोच के प्रवचन रखा। कश्मीर से डॉक्टर भाई के सरीन आए हुए थे और बापालाल जी के सन, बापालाल जी के पुत्र जो यहाँ सूरत में ही रहते हैं, नाम था प्रफुल्ल भाई वैद्य, उनके अतिथि विशेष के पद पर हमने ये पूरा कार्यक्रम किया। बहुत अच्छा सफल कार्यक्रम रहा। कार्यक्रम के बाद जब मैंने प्रफुल्ल भाई से पूछा, सर जी कैसा कार्यक्रम रहा,
हमने हमारी ओर से तो पूरी कोशिश की थी, लेकिन कैसा रहा आप बताइए। तो प्रफुल्ल भाई ने बताया बहुत बढ़िया, और उनके बाद उन्होंने एक वाक्य कहा, कृतार्थोस्मि, बापालाल जी का ये कार्यक्रम करके मुझे कृतार्थ किया है, तो मैं बहुत प्रसन्न हुआ। तो इस तरह बापालाल जी से मेरे कई प्रसंग बने हुए हैं जो आपको बताए। बापालाल जी की प्रतिभा से प्रभावित होकर 5 जनवरी 1964 के दिन OH नाजर आयुर्वेद महाविद्यालय सूरत के द्वारा उनकी षष्ठी पूर्ति समारोह का आयोजन हुआ, जिसके चलते श्री शांताराम वैद्य ने बापालाल जी के जीवन पर बापालाल गौरव ग्रंथ पुस्तक प्रकाशित किया। इस पुस्तक में कई महानुभावों के द्वारा बापालाल जी के जीवन पर लिखे गए लेख का संकलन है। इसी समारोह में बापालाल जी को महाराष्ट्र राज्य के तत्काल आरोग्य प्रधान श्री शांतिलाल शाह के वरद हस्त से 60,000 रुपये नगद पुरस्कार से अभिवादित किया गया। लेकिन बापालाल जी जिसका नाम अत्यंत उदार और दानशील, ऐसे बापालाल जी ने ये नगद पुरस्कार उसी संस्था को प्रत्यार्पण कर दिया। मित्रों, बापालाल जी केवल महाविद्यालय से निवृत्त हुए थे, अपने कार्य से कभी नहीं। निवृत्ति के बाद आदर्श सोसाइटी सूरत को ही अपना निवास स्थान बनाकर वे आयुर्वेद प्रैक्टिस, आयुर्वेद प्रचार प्रसार एवं साहित्य सर्जन की प्रवृत्ति में ही रत रहे और वनस्पतियों के प्रत्यक्ष परिचय के लिए अखिल भारतीय वनौषधि मंडल की रचना की, जिनके द्वारा वनस्पति प्रेमियों का निरंतर मार्गदर्शन किया। यह मंडल आज तक कार्यरत है। आपका वैद्य श्री बापालाल जी के साथ जुड़ा हुआ कोई यादगार प्रसंग बताइए। श्री बापा जी हमारे पूज्य गुरु जी थे। वैसे मैं वनस्पति शास्त्र का विद्यार्थी हूँ। वनस्पति शास्त्र पढ़ा और फिर सूरत की सर PT सार्वजनिक कॉलेज ऑफ साइंस सूरत में अध्यापक के ओहदे पर मैं जुड़ा। और जब उस वक्त पढ़ा रहा था तो डॉक्टर श्री रतिलाल आड़तिया, RD आड़तिया के नाम से जाने जाते थे, बहुत प्रखर वनस्पति शास्त्र थे। और उनके विद्यार्थी प्रोफेसर GL शाह, जो विद्यानगर में प्रोफेसर थे, और मैं उनका विद्यार्थी, तो मैं भी वनस्पति शास्त्र का विद्यार्थी। तो बापा जी के मन में एक विचार आया था कि वनस्पति शास्त्री, आदिवासी, द्रव्य गुण के जो आयुर्वेदाचार्य जो हैं, द्रव्य गुण के विद्यार्थी हैं, वो सबका एक कुछ समन्वय किया जाए और सबको एक प्लेटफॉर्म के ऊपर लाया जाए कि जिसकी वजह से आदान प्रदान हो ज्ञान का और संभाषा का विकास हो। और उनका हंसते हंसते कभी कहते थे कि वैद्यनो गुरु गांधी, गांधीनो गुरु बिल। यानी वैद्यराज जी जो हैं वो गांधी पंसारी के वहाँ जाकर के कुछ मांगते हैं कि भाई सोनामुखी मांग लिया या अश्वगंधा मांग लिया, और वो पंसारी जो कुछ पुड़िया में डाल करके दे देगा वो ले लेंगे। उसमें कोई पहचान वाली शंका आशंका वाली बात उनके मन में कभी आती नहीं। और गांधी को भी कुछ पता नहीं, वो आदिवासी लोग जो जंगल में से इकट्ठा करके लाते हैं वनस्पतियाँ, वो उस नाम से खरीद लेते हैं और कोई बोरी में या डिब्बे में रख लेंगे और वहाँ से बेचेंगे। तो उनका कहना ये था कि पहले के ज़माने के जो वैद्यराज थे वो कई बार श्री जयकृष्ण इंद्रजीत का जिक्र करते थे। जयकृष्ण इंद्रजीत उनके गुरु थे जिनके पास उन्होंने वनस्पति शास्त्र का ज्ञान लिया, और दूसरे थे गोकुलदास बाबड़ाई। जयकृष्ण इंद्रजीत के 2 विद्यार्थी, गोकुलदास बाबड़ाई और श्री बापालाल वैद्य। जयकृष्ण इंद्रजीत ने कहीं पर यह भी कहा था कि अब जो है आप दोनों अंध पंगु न्यायिक से आप आगे बढ़िए और कुछ करिए। और दोनों ने वनस्पति शास्त्र और द्रव्य गुण की सेवा में काफ़ी काम किया। तो बाबा जी के ऊपर एक खत आया था कोल्हापुर के श्रेष्ठी श्री हरिचंद भाई मेहता की तरफ से कि भाई मेरे पास पैसे हैं, लेकिन मेरी जो ज़िंदगी है वो बाकी की ज़िंदगी सब वनस्पति की वजह से है, तो मुझे वनस्पति की सेवा के लिए कुछ करना है, आप रास्ता दिखाइए। तो बापा जी ने मुझे बुलाया आड़तिया साहब के जरिए। आड़तिया साहब के विद्यार्थी थे प्रोफेसर GL शाह, GL शाह के विद्यार्थी मैं ठहरा, और वापस जो है चक्र ख़त्म होकर के बापा जी के साथ में जुड़ा। तो
बिल्लीमोरा के अंदर सबसे पहले एक 1975 के अंदर एक अभ्यास शिविर हुई, 1 हफ्ते की। 3 दिन बिल्लीमोरा में ही रहे, अवधूतवाड़ी में, डीसी मिस्त्री के वहाँ। और वहाँ से फिर डांग गए, आहवा वगैरह सापुतारा जगह पे घूमे। और उस वक्त जो है एक विचार आया था सबके मन में, और अखिल भारतीय वनौषधि अभ्यास मंडल की स्थापना हुई। श्री बापालाल जी उनके स्थापक प्रमुख थे। फिर बाद में कई प्रमुख उनके हुए। अब हाल में मैं उसका प्रमुख हूँ, और बापा जी का जो कार्य है वो आगे बढ़ाने के लिए हम कर रहे थे। हर वक्त जो है वो हमारे साथ आते हैं। उनका जो आखिरी हमारे साथ जो मुलाकात थी वो आबू में थी। अमेरिका से एक टीम आई थी, और टीम के साथ ये 90 साल की उम्र में वो हमारे साथ आबू घूमने आए थे। उनकी एक जो ख़ास बात है वो कि 90 साल की आयु में भी उनकी आवाज़ में ना तो कोई कंपन महसूस होता था, या ना तो कोई स्मृति दोष था। आँख उनकी थोड़ी नाजुक हो गई थी, अच्छी तरह से देख नहीं पाते थे, अच्छी तरह से पढ़ नहीं पाते थे, खाली छाया का आभास होता था। बाकी वैसे जो है उनका शरीर स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य बिल्कुल सुंदर था। तो आबू हमारे साथ घूमे, सूरत आए, हमारे घर पे थोड़ा विश्राम लिया, 5-10 मिनट बात की, और फिर घर गए, और 1 हफ्ते में वो चल बसे। तो उनके साथ पूरे हिंदुस्तान भर के कई जंगलों में साथ में घूमने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ। और उनके चरणों के अंदर ये जो औषधीय वनस्पति है उसके बारे में मुझे काफ़ी जानने का और पढ़ने का अवसर उससे मिला। तो जब भी मिलते थे तो एक बात हमेशा होती थी कि कोई एक संशोधन केंद्र तैयार होना चाहिए। तो वो जब हुआ उसी वक्त कार्य तो शुरू हो गया था, लेकिन वो कुछ आगे बढ़ नहीं पाया। फिर जब बाद में जब जो वो चल बसे, तब अखिल भारतीय वनौषधि अभ्यास मंडल ने तय किया कि उनके नाम से एक संशोधन केंद्र तैयार किया जाए, और वीरनर्मद साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी के अंदर उसके लिए वहाँ पर एक हमने प्रावधान रखा। और वो जो प्रावधान के ऊपर मंजूरी मिली, तब जाकर के पूरी जो संसार है उनके पास से सहाय लेकर के, दान लेकर के ये जो है पूरा केंद्र तैयार हुआ। उसका नाम रखा है श्री बापालाल वैद्य बॉटनिकल रिसर्च सेंटर। 1994 में 1994 में उसका उद्घाटन हुआ, और तब से लेकर के आज तक वो काम कर रहा है। और उसके अंदर साथ में 12 एकड़ का वह वनौषधि का बगीचा है, वहाँ हर्बेरियम है, वहाँ सीड्स की हर्बेरियम है, जहाँ करीब 3000 जितने सीड सैंपल रखे गए हैं, 25,000 जितने ड्राई स्पेसिमेन हर्बेरियम के वो वहाँ पर हैं। और कई लोगों ने वहाँ पर PhD की, और हमने कई औषधियों का वहाँ पर आविष्कार भी किया बापा जी के पास से। बापालाल जी ने अपने जीवन काल में बहुत सारे पुस्तकों का लेखन और प्रकाशन किया था। इतने महान पुस्तक लिखने के बावजूद उन्होंने किसी भी पुस्तक में अपना परिचय या फोटो नहीं छपवाया। सन 1965 में साहित्य परिषद द्वारा बापालाल जी को इतने महत्वपूर्ण साहित्य सृजन के लिए रणजीत राम सुवर्ण चंद्रक से सम्मानित किया गया। निघंटु आदर्श और सम कंट्रोवर्शियल ड्रग्स इन इंडियन मेडिसिन, इन दोनों पुस्तक ने बापालाल जी को बहुत सी प्रसिद्धि दिलवाई। इन दोनों पुस्तकों की विशेषता और उपयोगिता देखें तो पहली पुस्तक निघंटु आदर्श, इसके बारे में देखें तो इस पुस्तक में उन्होंने अब तक लिखे गए निघंटु की प्रथा को पूरी तरह बदलते हुए नए सांचे में डाला, और पहली ही बार शास्त्रोक्त वनस्पति को बोटनिकल नाम देकर कंट्रोवर्सी दूर करने का प्रयास किया। उन्होंने अर्वाचीन विज्ञान एवं बोटनी का प्रयोग करके वनस्पतियों को उनकी फैमिली के आधार पर वर्गीकृत करके अनुक्रमित किया। पूरी जांच पड़ताल के बाद हरेक द्रव्य के लिए विभिन्न भाषाओं के नाम दिए। तदुपरांत अमरकोश इत्यादि संस्कृत ग्रंथों की मदद से विविध नाम और पर्यायों के लिए निरुक्ति देने का भी प्रयास किया, जो कि कंट्रोवर्सी दूर करने के लिए अत्यंत उपयोगी साबित हुआ। वनस्पतियों के वानस्पतिक वर्णन का सिर्फ संकलन न करते हुए पहचान में आ सके ऐसा मौलिक और सरल वानस्पतिक वर्णन दिया है। साथ ही आधुनिक विज्ञान को अपनाते हुए रासायनिक संगठन एवं नवीन मत का भी विवरण किया है। आमयिक प्रयोग के लिए भी बृहत्त्रयी एवं अन्य चिकित्सा ग्रंथ में उपलब्ध संस्कृत संदर्भ एवं उनका भाषांतर दिया है। इतना ही नहीं,
किसी भी वनस्पति के लिए दूसरे चिकित्सा शास्त्र जैसे कि एलोपैथी, यूनानी इत्यादि में उपलब्ध प्रयोग या फिर पारंपरिक और अनुभूत आमयिक प्रयोगों का भी समावेश किया। आदर्श निघंटु में उन्होंने सरलता से अन्वेषण हेतु वनस्पतियों की विभिन्न भाषाओं की अनुक्रमणिका भी दी। इस निघंटु में उन्होंने पुराने निघंटु के द्रव्यों के उपरांत नवीन द्रव्यों को भी समाविष्ट किया। उनकी दूसरी पुस्तक सम कंट्रोवर्शियल ड्रग्स इन इंडियन मेडिसिन। इस पुस्तक में बापालाल जी ने द्रव्यों की कंट्रोवर्सी दूर करने का उत्तम प्रयास किया, या ऐसा कहे कि कंट्रोवर्सी दूर करने की नींव ही बापालाल जी ने रखी तो भी गलत नहीं है। बृहत्त्रयी में उपलब्ध अनेक वानस्पतिक नामों को पहचान देते हुए बापालाल जी ने 1946 में एक गुजराती पुस्तक वृद्धत्रयीनी वनस्पतियों लिखी थी, जो कि पीछे से कंट्रोवर्सी दूर करने में महत्वपूर्ण कड़ी साबित हुई। तब उन्होंने चक्रपाणी, डलहण, अरुणदत्त, शिवदास सेन, श्रीकंठ, आढ़मल, बोपदेव और भाव मिश्र के निरुक्त भी प्रकाशित किए थे। वे अपनी करियर के दौरान मुंबई राज्य द्वारा कमिटी ऑफ स्टैंडर्ड एंड जेन्युइन ड्रग्स एंड हर्ब्स के चेयरमैन चुने गए थे एवं आयुर्वेदिक फार्मेकोपिया कमेटी की सब कमेटी कंट्रोवर्शियल ड्रग्स के भी चेयरमैन के पद पर नियुक्त हुए थे। इन्हीं दो कमेटी के कार्य के दौरान उन्होंने पूरे भारत के अनेक जंगलों में परिभ्रमण किया। अपने इन प्रवासों के दौरान बहुत से वैद्यों से मिलकर उनसे कंट्रोवर्सी के बारे में चर्चाएं की। बहुत से प्रदेश में उपयोग में आने वाले एक ही द्रव्य के विभिन्न वानस्पतिक नमूने एवं उनके ड्राई स्पेसिमेन देखे। यादवजी त्रिकम जी आचार्य जैसे मूर्धन्य वैद्य के साथ भी कमेटी में काम किया। इसके अलावा भी उन्होंने बहुत सारी बोटनी की पुस्तकें, फ्लोरा, डायमोक, रोक्सबर्गाई, कीर्तिकरण बासु इत्यादि महत्वपूर्ण पुस्तकों का अभ्यास किया था। कुल मिलाकर इन्हीं सारे अभ्यास, भ्रमण और सन 1971 से लेकर सन 1975 तक उनके द्वारा किए गए संशोधनात्मक कार्य के परिणाम स्वरूप को दर्शाते हुए सम कंट्रोवर्शियल ड्रग्स इन इंडियन मेडिसिन पुस्तक का सन 1982 में चौखंबा ओरिएंटेलिया वाराणसी से प्रकाशन हुआ। ये पुस्तक कंट्रोवर्सी दूर करने के लिए आज भी सबसे अग्रिम पुस्तकों में से एक मानी जाती है। और इस पुस्तक की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये आंग्ल भाषा में लिखे जाने के कारण देश विदेश में इसे खूब सारी प्रसिद्धि प्राप्त हुई है। इस तरह बापालाल जी का पूरा जीवन देश और आयुर्वेद की सेवा में बीता। बापा जी जब हमारे साथ जंगल में आते थे, अब करीब 80 साल की उम्र तक वो हमारे साथ जंगलों में आते थे पैदल चल के। वहां पर हमने उनका एक रूप देखा कि जो अल्प मात्रा में प्राप्त होती है वनस्पतियां, मतलब रेयर प्रकार की, और कोई प्रसिद्ध वनस्पति है उनको गले लग जाते थे। तो इस तरह से उनका वनस्पतियों के प्रति कितना प्रेम था वो पता लगता है। इसके अलावा मतलब ये वनस्पतियों की तरफ उनकी आत्मीयता है, उनके साथ आत्मसात मतलब कर दिया था उन्होंने वनस्पतियों का ज्ञान वगैरह सब, तो इसलिए वो उनको पसंद करते थे, गले लगते थे। और कभी कुछ लोग ऐसे वनस्पतियों को ज्यादा उनकी ब्रांचेस को तोड़फाड़ करते थे तो उनको बहुत दुख होता था और कहते थे कि भाई आपको जितनी जरूरत है उतना ही ग्रहण करो, बाकी वनस्पतियों को नाश करने से आपको क्या मिलता है। तो ये भी उनका एक सूचन था। और बाद में उन्होंने ये भी कहा कि शिविर के दौरान कि हमारा समय तो अब पूरा होने को है करीब करीब, तो ये व्यासपीठ पर बैठने के लिए आप लोगों में से कोई तैयार हो और फिर ये हमारा काम आगे चलाते रहें। तो बापा जी के निधन के बाद वर्तमान में ये कार्य कर रहे हैं सूरत के डॉक्टर मीनूभाई परबिया, मैं वैद्य मदन मोहन पटेल, फिर सूरत के। वनस्पतियों के साथ उनका इतना आत्मीय संबंध था कि वृक्ष या पत्ते देखकर आनंद से पगला ही उठते थे। आपको ये जानने में रुचि अवश्य होगी कि सतत अभ्यास, जंगल परिभ्रमण और संशोधन कार्य में व्यस्त रहने के बावजूद बापालाल जी भावनामय भी थे। दर्दियों के साथ उनका व्यवहार अत्यंत सहानुभूतिपूर्ण होता था। उनके जीवन में रसवृत्ति एवं विनोद वृत्ति का भी सुभग समन्वय हुआ था। जीवन के आखिर काल तक
वे आयुर्वेद की सेवा करते रहे। मृत्यु के 3 दिन पूर्व तक वे वनस्पति परिचय और उस विषयक ज्ञान प्रदान में व्यस्त रहे और आखिर में सिर्फ 3 दिन की अस्वस्थता के बाद 87 साल की आयु में 10 दिसंबर 1983 के दिन उनका स्थूल शरीर पंचमहाभूत में विलीन हो गया। उनकी मृत्यु से आयुर्वेद और द्रव्य गुण जगत एक उम्दा हस्ती खोकर मानो अनाथ सा हो गया। बापा जी, उनके साथ आदित्य जी और मैं भी साथ में बैठते थे और वो सब डेलीगेट भी एक साथ बैठते थे चर्चा में। तो बापा जी एक एक वनस्पति का परिचय आयुर्वेद की दृष्टि से, मॉडर्न की दृष्टि से, उनके गुणधर्म प्रॉपर्टीज वो भी कुछ मॉडर्न की दृष्टि से भी, और इसके अलावा उनके औषध प्रयोग और उनके जो अनुभव थे, इन सब बातों को बहुत विगत से बताते थे। अब करीब करीब 15-20 प्रकार की वनौषधियां, उसके नमूने हर रोज लाए जाते थे। तो ये इस तरह से 15 दिन गिरनार की वनस्पतियों का और 15 दिन माउंट आबू की वनस्पतियों का, करीब 1 महीने तक उनको दोपहर के बाद करीब 4-5 घंटे तक सतत बैठना पड़ता था और बोलना भी पड़ता था। तो इसलिए उनको श्रम तो पड़ता ही था, लेकिन वहां जो डेलीगेट्स आए थे उनको इनका ये ज्ञान, और वो ज्ञान कैसा, बिल्कुल कंठस्थ बाय हार्ट, कोई किताब का वहां पर उल्लेख नहीं होता था। मतलब सभी वो कंठस्थ अपने आप बोलते ही जाते थे अविरत। तो इस प्रकार का ज्ञान उनसे देखकर ये डेलीगेट सब आश्चर्यचकित हो गए थे और बहुत प्रभावित हुए थे उनसे। उस समय पर उनका जो लीडर था, उन्होंने तो यही कहा कि बापा जी तो औषधीय वनस्पति शास्त्र के इंसाइक्लोपीडिया है। सचमुच वो इंसाइक्लोपीडिया थे। लेकिन क्या हुआ कि ये सब शारीरिक और मानसिक काम उन्होंने 1 महीने तक किया, इसलिए उनकी तबीयत धीरे धीरे ऐसे बिगड़ने लगी थी। और उसके कुछ दिन के बाद ही करीब दिसंबर 1983 में उनका निधन हो गया। आज के दिन उनको याद करते हुए इस डॉक्यूमेंट्री के रूप में उन्हीं के चरणों में श्रद्धा सुमन समर्पित करने में हम बहुत ज्यादा आनंद की अनुभूति कर रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि बापालाल जी के साथ जिन्होंने काम किया था, ऐसे कई महानुभाव आज भी हमारे बीच में हैं और हमें निरंतर उन्हीं की तरह मार्गदर्शित करते रहते हैं। ऐसे ही कुछ महानुभाव जैसे कि राज वैद्य श्री हीरूभाई पटेल, वैद्य श्री मदन मोहन भाई पटेल, डॉक्टर मीनूभाई पुरबिया, वैद्य श्री यज्ञेश भाई व्यास, श्री शिवभाई मकवाणा, बापालाल जी के पौत्र ऐसे वैद्य श्री आनंद भाई शाह, जिन्होंने बापालाल जी के जीवन से जुड़ी कुछ बातें हम तक वीडियो द्वारा साझा की, जिसके लिए हम सदा ही उनके प्रति कृतज्ञ रहेंगे। वैद्य श्री बापालाल जी की 125वीं जन्म जयंती के अवसर पर आयुर्वेद और द्रव्य गुण के विद्यार्थियों को आप क्या संदेश पहुंचाना चाहेंगे? मैं इतना ही कहूँगा कि हजारों साल से हमें जो है वो एक वारसा के स्वरूप में हमें ये ज्ञान मिला है। हिंदुस्तान को गौरव होना चाहिए कि चरक, सुश्रुत और वाग्भट के हम वारसदार हैं। उनके पास से हमने ज्ञान मिला है और वो जो ज्ञान है उसकी वृद्धि होना चाहिए। मुश्किल जो है वो इतनी है कि संस्कृत साहित्य में सब कुछ लिखा गया है और सब श्लोक के माध्यम से वो ज्ञान मिला है। तो 4-4 लिटी के श्लोक के अंदर वो सब ज्ञान को पैक करके भरा हुआ है। हो सकता है कि जो गुरु परंपरा की जो परंपरा थी गुरु शिष्य की, वो परंपरा कुछ 1000 साल बीच में ऐसे आ गए जब परदेसी और विधर्मी शासन रहा और उस वजह से हमारे जो ज्ञानदाता और ऋषि मुनि थे वो कुछ अंदर चले गए
और वो ज्ञान का जो प्रचार था वो हो नहीं पाया। तो अब जो हमारी जो युवान पीढ़ी है उनको मैं ये कहूँगा कि ये ज्ञान वारसा जो है उसको आगे बढ़ाइए, उसका अभ्यास करिए। मन में ये नहीं रखिए कि ये जो है वो अंत हो गया। ज्ञान का कभी अंत नहीं होता है, ज्ञान हमेशा बढ़ता ही रहता है। आप देखते हैं कि जब रावण का देहांत हो रहा था तो राम जी ने खुद से लक्ष्मण जी को कहा उनके पास जा कर के ज्ञान आप लीजिए। जब विश्व पितामह जब जा रहे थे तो सिर्फ कृष्ण जी ने कहा कि भाई उनसे ज्ञान लीजिए। तो इसका महत्व जो ये है कि ज्ञान का कहीं पे अंत नहीं होता। बाकी श्री कृष्ण जी के पास क्या कम थी, आज और राम जी और कृष्ण जी वो तो खुद अवतार स्वरूप थे, तो अवतार उनके पास कोई ज्ञान की कमी नहीं थी, फिर भी उन्होंने कहा कि इनके पास से ज्ञान लीजिए। तो ज्ञान लेने के लिए कभी न्यूनता भाव नहीं रखना है, सबके पास जाकर गुरु के प्रति शिष्य भाव रख करके ज्ञान लेना है, और जहाँ से भी ज्ञान मिले वो लेना चाहिए। और बापालाल वैद्य, श्री जय कृष्ण इंद्रजीत और ये जो हमारे ऋषि मुनियों का जो वारसा हमें मिला है उसका संवर्धन करें, उसको संजोए रखें, बचाइए। और आयुर्वेद इतना बढ़िया विज्ञान है तो उसके ऊपर विश्वास रख करके, श्रद्धा रख करके उसका आगे आप संवर्धन करिए। इतना ही मेरा संदेश है। वैद्य श्री बापालाल जी की 125वीं जन्म जयंती के अवसर पर आयुर्वेद और द्रव्य गुरु के विद्यार्थियों को आप क्या संदेश पहुंचाना चाहेंगे? देखो, बापालाल जी का जीवन एक बार पढ़ना चाहिए। बापालाल जी के लिखे हुए ग्रंथ सभी न हो सको, उन्होंने काफ़ी ग्रंथ लिखे, 20-25 ग्रंथ है, लेकिन उनमें से 2 ग्रंथ निघंटु आदर्श और चाणक्य स्वाध्याय बहुत ही अद्भुत है। उसे पढ़ने से आपका नॉलेज तो बढ़ेगा, आयुर्वेद के प्रति, वनस्पति के प्रति, चाणक्य संहिता के प्रति प्रेम बढ़ेगा, और वो प्रेम ही आपको आगे रिसर्च करने में, प्रगति करने में सहायक सिद्ध होगा। यानी बापालाल जी का साहित्य पढ़ो। बापालाल जी ने जिस तरह वनौषधि परिभ्रमण किया है, जंगलों में घूमे हैं, वनस्पति देखी है, नई नई वनस्पति खोजी है, उस प्रकार आप भी वनस्पतियों के बारे में ज़्यादा जानकारी हासिल करें, वनस्पति परिचय के लिए जंगलों में घूमें और प्रयत्न करें। दूसरी एक बात, उन्हें निघंटुओं से भी ज़्यादा प्रेम था, तो हो सके तो 3 दिन का एक वर्कशॉप या सेमिनार या शिविर कीजिए, जिसके अंदर गुजरात का कोई भी निघंटु या अच्छे निघंटु के बारे में 3 दिन तक विद्वानों द्वारा, अभ्यासुओं द्वारा, जिज्ञासुओं द्वारा एक वार्तालाप हो, जिससे फ़ायदा होगा। हो सके तो बापालाल ने जितना उल्लेख किया है वो गुजरात का जूनागढ़ के जो कतो भट्ट वैद्य थे, कतो भट्ट जी के नाम से जो वैद्य थे, उनका निघंटु संग्रह नामक ग्रंथ है, उसका अध्ययन किया जाए, उसके लिए प्रथम वर्कशॉप किया जाए, और हो सके तो आज की विद्यार्थी जगत के लिए उसका पुनः प्रसारण, पुनः मुद्रण किया जाए, वो फिर प्रकाशित हो, सबको उपस्थित हो, उसके लिए उपलब्ध हो, उसके लिए प्रयत्न करना चाहिए। दूसरी एक बात, दक्षिण गुजरात यूनिवर्सिटी में बापालाल जी के पट्ट शिष्य थे श्री मीनूभाई परेबिया, डॉक्टर थे, बायोसाइंस डिपार्टमेंट के हेड थे। उन्होंने कोशिश की, बहुत प्रयत्न किए, और अखुट मेहनत करके बापालाल गस्ता रिसर्च सेंटर की दक्षिण गुजरात यूनिवर्सिटी में स्थापना की। मैं चाहता हूँ कि ऐसा ही कोई कुछ कार्य अपनी आयुर्वेद यूनिवर्सिटी जामनगर में भी हो और बापालाल की स्मृति कायम बने, उसके लिए हम प्रयत्नशील हों। धन्यवाद। બાપાલાલભાઈ એટલે કે મારા દાદા વિશે કાંઈ પણ કહેવું એટલે મને એવું લાગે કે ભાઈ સૂર્યની ઓળખાણ આપવી. આમ તો ગુજરાતમાં અને આપણા દેશમાં એક વૈદ્ય તરીકે તો એમને બધા જ જાણે છે, અને આયુર્વેદ માટે એમણે જે સેવાઓ એમણે આયુર્વેદની કરી છે અને આયુર્વેદ માટેનું જે કાર્ય છે એ જગજાહેર છે. એટલે આજે જ્યારે નીતાબેને મને કહ્યું કે તમે તમારા દાદા માટે કંઈક થોડું કહો, તો મને લાગે છે કે આયુર્વેદ વિશે તો બધા જાણે જ છે. તો આજે હું એક નવી વાત કરવા માગું છું કે મારા દાદા તરીકે મેં એમને જોયા છે, અને એમનું એક અલગ આખું પાસું છે જે મોટાભાગના લોકો એનાથી અજાણ છે. તેના વિશે હું તમને આજે જણાવું કે વૈદકમાં તો એ પારંગત હતા જ, અને
બધો જ અભ્યાસ બહુ જ સારો હતો. પણ તે ઉપરાંત મોડર્ન બોટનીનું પણ એમને જ્ઞાન એટલું સારું હતું કે એમને બધા આપણા આયુર્વેદિક આપણે બધી વનસ્પતિઓના બધા બોટેનિકલ નેમ, બધા જ નામો એમને મોઢા પર હતા. એમણે કોઈ દિવસ બુક ખોલવી નહીં પડે, ચોપડી પુસ્તક ખોલીને નામ જોવા નહીં પડે. એટલે બોટનીનું બહુ જ કયા ફેમિલીનું છે, કોઈ પ્લાન્ટ હોય, કોઈ ઝાડ હોય, છોડ હોય તો એનું ફેમિલી કહું, એ બધું માંડીને લેટિન નામ, અંગ્રેજી નામ સહિત દરેક ભાષાના નામો અને એનો આખો ઇતિહાસ એમને કંઠસ્થ હતો. એમની યાદશક્તિ એક બહુ સારી હતી. એટલે બોટનીનું જ્ઞાન અને બીજું મોડર્ન એલોપેથીમાં એનાટોમી, ફિઝિયોલોજીનું જ્ઞાન પણ એમનું એટલું જ ચોક્કસ હતું. એટલે એમનો અભ્યાસ એટલો, વાંચન એટલું બધું હતું કે અમે નાના હતા ત્યારે અમારું જે ઘર હતું તે આખા ઘરમાં આખું ઘર કબાટોથી ભરેલું, અને દરેક કબાટોમાં બધા પુસ્તકો અને દરેક ક્ષેત્રના પુસ્તકો. હવે એમને આયુર્વેદ સિવાય સંસ્કૃત સાહિત્યના પણ એ એટલા જ જાણકાર કે કવિ કાલિદાસની બધી રચનાઓ, મેઘદૂત, કુમાર સંભવ અને બધી એના વિશે એમણે કોઈ દિવસ પુસ્તક ખોલ્યા વગર આખું તમને બધું સંભળાવી શકે અને ઓરિજિનલ શ્લોકો સાથે ગાઈને સંભળાવી શકે, એટલી યાદશક્તિ એમની હતી. સંસ્કૃત સાહિત્યની સાથે વાત કરો તો અંગ્રેજી સાહિત્યનું પણ એટલું જ જ્ઞાન કે ટોલ્સ્ટોય ને બધા જ એમણે જાણીતા જે લેખકો એને લગભગ બધા જ વાંચી કાઢેલા. અમે નાના હતા ત્યારે અહીંયા સુરતમાં MTB આર્ટ્સ કોલેજના પ્રિન્સિપાલ KL દેસાઈ સાહેબ ઘણીવાર દાદા સાથે ઘરે ચા પીવા આવતા. એ અંગ્રેજીના પ્રોફેસર, અને ઓક્સફર્ડ યુનિવર્સિટી દર વખતે એમને લેક્ચર સિરીઝ રાખતી. એટલે એ ઘણીવાર દાદાને મળવા આવે અને બંને જણ સારા મૂડમાં હોય, ચા પીતા હોય, ચા પીતા પીતા એ KL દેસાઈ સાહેબ એક કોઈ વિલિયમ વર્ડસવર્થની કવિતા ગાઈ તો સામે બાપાલાલભાઈ સાથે કિટ્સની એક કવિતા સંભળાવે અને બંને ગાઈને સંભળાવે. આવું મેં નાનપણમાં એમને ગાતા જોયા છે. એ ઉપરાંત ગુજરાતીની આપણે વાત કરીએ તો ગુજરાતી સાહિત્યનું પણ બધું જ વાંચન, અને ગુજરાતીમાં તો ઝવેરચંદ મેઘાણીની એ કવિતાઓ ગાઈ જે જુસ્સા સાથે તમને આમ ઊભા કરી દે એવા જુસ્સા સાથે ગાઈને સંભળાવે. એટલે આવું વિરલ વ્યક્તિત્વ આપણને બહુ જ ઓછું જોવા મળે. ત્યારે તો હું નાનો હતો એટલે ત્યારે તો મને એટલી સમજ નહીં હતી, પણ આજે મોટા થયા પછી મને ખ્યાલ આવે છે કે કેવું રત્ન હતું આપણા દેશનું એક આ. કારણ કે આવો માણસ આજ સુધી મારી જિંદગીમાં તો હજુ સુધી હું મળ્યો નથી કે આટલું વિશાળ વ્યાપક ક્ષેત્રના જાણકાર હોય. એ ઉપરાંત એ યોગશાસ્ત્રના પણ એટલા જ નિષ્ણાંત. પાતંજલ યોગ સૂત્ર વિશે તમે કાંઈ પણ પૂછો તરત જ તમને બધું કહે, અને આખું યોગિક ક્રિયાઓ ને બધું જ યોગ વિશે બહુ જ સારું એ કહી શકતા, અને પોતે પણ પ્રાણાયામ ને બધું જ સારી રીતે કરી શકતા. યોગશાસ્ત્ર ઉપરાંત વાત્સ્યાયનનું કામસૂત્ર એ પણ એમણે આખું વાંચેલું, અને એમની ઘણા લોકોને ખબર હશે કે અભિનવ કામશાસ્ત્ર, એ વખતે તો કામશાસ્ત્ર પર આપણે ત્યાં પુસ્તકો હતા જ નહીં. એ જમાનામાં એમણે કામશાસ્ત્ર પર એક આખી એમનું પુસ્તક લખાયેલું હતું અને બહુ જ વખણાયેલું હતું. હમણાં જ ડૉક્ટર પ્રકાશ કોઠારી જે બહુ જાણીતા સેક્સોલોજિસ્ટ છે, એમને મારે એક સમારંભમાં મળવાનું થયું ત્યારે એમણે વાત કરી કે બાપાલાલભાઈનો એ પુસ્તકનો તો મેં મારી પ્રેક્ટિસમાં ખૂબ જ ઉપયોગ કર્યો છે અને આજે પણ કરી રહ્યો છું. એટલે આવું એક કેરેક્ટર આપણને જોવા મળવું ને હું મારું સદભાગ્ય માનું કે આવી વ્યક્તિ સાથે મારો ઉછેર થયો. આપણા વેદો તો બધા જ વેદો એમને કંઠસ્થ. રામાયણ, મહાભારત, શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા, તમે કાંઈ પણ પૂછી લો તો બધા તમને શ્લોકો મોઢે સંભળાવે ને બહુ જ સારી રીતે જીવનમાં એમણે ઉતારેલું. ફક્ત આવડે એટલું જ નહીં, પણ આ જ વસ્તુ એમણે જીવનમાં ઉતારેલી. એ તો એમને જીવન પરથી બધા જ જાણી જ રહ્યા છે કે કેવું જીવન એમનું હતું તે. અને આયુર્વેદનું એમનું જ્ઞાન તે કોલેજમાં તો એ ગયા જ નથી. એ ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાંથી આખું ભણીને શીખ્યા છે. અને એ ઘણીવાર વાત કરતા એ કઈ રીતે શીખતા કે 8-8 કલાક એક સરખું દવાઓ ઘૂંટી છે. એ વખતે તો જમાનામાં કંઈ પણ, આજે તો મોટરાઇઝ બધા ઇલેક્ટ્રિકલ ખલ ને બધું આવી ગયું, એ વખતે તો બધું હાથે ચાલતું. એ જમાનામાં બધી હાથે જ દવાઓ બનાવી છે. અને એટલે જ એ દરેક દવાઓની અસર કઈ રીતે એની માટે એટલી સરસ ચોક્કસ રીતે બોલી શકતા, કારણ કે એમનો પોતાનો બધો બનાવવાથી માંડીને વાપરવા સુધીનો બધો જ અનુભવ હતો. નાના હતા ત્યારે એક સ્ટોરીઓ સંભળાવે, વાર્તાઓ. કે અમે નાના છોકરા બધા બેસી જઈએ, રોજ રાતના એમનો આ જમીને પ્રોગ્રામ, જમીને રેડિયો પર સમાચારો સાંભળે અને સમાચારો સાંભળીને પછી વાર્તાઓ કે.
અને એ વાર્તાઓ કે તે બધી જ એકદમ શૌર્યની વાર્તાઓ, આપણા બધા સાહિત્યમાંથી બધી વાર્તાઓ શૌર્યની હોય. ભીમની વાર્તાઓ હોય, કૃષ્ણ અને બલરામની વાર્તાઓ હોય, અને એ એક્શન અને હાવભાવ સાથે એકદમ કહેતા ને તમારી સામે સાક્ષાત એ દ્રશ્ય ખડું કરી દે. ભાઈ કુરુક્ષેત્ર અને બે સેનાઓ સામે ઊભી હોય ને કેવું ત્યાં વાતાવરણ હોય, તે સાક્ષાત વાતાવરણ ખડું કરી દેતા. એટલે ટીવી એ વખતે નહીં હતું, પણ એ ટીવી કરતાં વધારે અસરદાર પિક્ચર એક આપણી સામે રજૂ કરે એવી એમનામાં એક તાકાત હતી એમનામાં. એટલે આવા વિરલ વ્યક્તિત્વ બહુ જ ઓછા જોવા મળે છે. અને મને બહુ આનંદ થયો કે જુનાગઢ આયુર્વેદ કોલેજ આજે એમની 125મી વર્ષગાંઠ આટલી સારી રીતે ઉજવી રહી છે. તમને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન અને શુભેચ્છાઓ. નમસ્તે.